अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, बजट आ चुका और उसके बाद मिनी बजट तो आ ही रहे हैं, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे और महंगाई जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। मुख्तलिफ सेक्टर्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी का रिएक्शन भी सामने आ रहा है दिन ब दिन। हर रोज़ कोई ना कोई बिज़नेस कम्युनिटी का बंदा कहीं ना कहीं बैठ के इस बजट के हवाले से ज़रूर बात कर रहा होता है। इस बजट से मुतालिक रियल इस्टेट के शोबे पर हम बात करेंगे कि रियल इस्टेट से वाबस्ता जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस बजट को कैसे देखते हैं और वो क्या समझते हैं कि इस बजट के आने के बाद क्या अब ये मुमकिन होगा कि रियल इस्टेट का पहिया उसी रफ्तार से चलता रहे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद काशिफ सगीर शाह साहब, और काशिफ शाह साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के, उसके अलावा चेयरमैन हैं एमडीए रियल्टर्स एसोसिएशन के, और माशाल्लाह रियल्टर्स को पूरे पाकिस्तान के लेवल पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब एम मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब, जिन्हें हम एम रहमान भाई भी कहते हैं, और सदर हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के, और उसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर रियल्टर्स एंड स्मॉल बिल्डर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं। जनाब रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब SMI शेख फैसल साहब। शेख फैसल साहब चेयरमैन हैं तैसर रियल इस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के, और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन, और उसके साथ CEO हैं sheikh-estate.com के। बहुत शुक्रिया आपका शेख फैसल साहब। काशिफ शाह साहब से बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। शाह साहब, आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं जामिन ग्रुप के भी, जामिन बिल्डर्स के भी, और आप ख़ुद भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं, तो बताइए कि क्या सूरत हाल अब आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जिस वक्त हमने बजट की तकरीर सुनी उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब रियल इस्टेट का जिक्र किया तो उन्होंने सबसे पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली हम ये इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जानिब से, इस रिजीम की जानिब से हमेशा इस किस्म के इकदाम देखते हैं। मैं ज़रा चंद चीज़ें इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ। हमें रियल इस्टेट को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टर अगर आके कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है, उसको दुनिया जहां में दूसरे ममालिक प्रोवोक करते हैं, उसको तकवीत देने के लिए वो बहुत सारे इंसेंटिवाइज करते हैं उसको। हमने ये भी देखा है कि लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स रियल इस्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए उनको सिटीजनशिप ऑफर कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ तरह की मराद दी जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको डिस्करेज किया जाता है। हालांकि हमें सिर्फ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज के यानी एज अ रियल इस्टेट एजेंट काम करते हैं पूरे मुल्क भर में। अब ये 5 लाख अफराद नहीं, 5 लाख घराने जिनका माश इन्हीं सरगर्मियों से चलता है। हम और आप जो भी कारोबार से मुंसलिक हैं, जो मेरी बात को समझ रहे होंगे, हम एक्टिविटीज करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो बजट्स हैं, उसको संभालते हैं। हुकूमत अगर इस किस्म के इकदाम लेती है तो जहां तमाम तर एक्टिविटीज आपकी रुक जाएंगी, जहां पे सर्कुलेशन ऑफ मनी रुकेगी, वहां हुकूमत को भी किसी तर्ज पे कोई टैक्सेस नहीं मिलेंगे, और टैक्सेस ही वो रेवेन्यू है जो हुकूमत हासिल करती है। और जब टैक्सेस नहीं मिलेंगे तो नेचुरली वो जितने मजीद काम कर रही होती है वो भी नहीं कर पाएगी। इस तरह से अगर मैं देखूं जो सर्विसेज के शोबे से, जैसे मैंने जिक्र किया, 5 लाख से ज्यादा घराने हैं, नेचुरली वो भी अपनी किसी किस्म की आमदनी इस सेक्टर से नहीं ले पाएंगे। तो क्या हुकूमत ने कोई उनके लिए किफालत का कोई इंतजाम कर रखा 5 लाख घरानों का? अच्छा, ये सिर्फ 5 लाख घरानों की भी बात नहीं है। अगर हम रियल एस्टेट के कारोबार को मुंसलिक कर दें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वो निचले लेवल का मजदूर तक मुंसलिक होता है जो कि दिहाड़ीदार है, वो रोजाना की बेसिस पे कमाता है। वो लोग कहाँ जाएंगे जिनकी तादाद लाखों में है। जो मटेरियल इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ने अपना कारोबार जमा रखा है यहाँ पे, वहां काम करने वाली लेबर वो कहाँ जाएगी? इस तरह से मैं देखूं तो लाखों की तादाद में वो घराने जो कि इस एक कारोबार से मुंसलिक है, इनकी कफालत के लिए क्या वही 2000 रुपए का हुकूमत ने कोई फॉर्मूला रखा हुआ है? मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को वाइस डिसीजन लेने चाहिए। ऐसे डिसीजन लें जहां से कारोबार को आप मजीद सर्कुलेशन ऑफ मनी में इस्तेमाल कर सकें। मनी सर्कुलेट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो सबके आप समझिए जो मफादात हैं उसको सिक्योर किया जा सकता है। इस वक्त जिस किस्म के टैक्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, जिस तरीके कार से टैक्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, उसको अगर हम स्टैंड अलोन उठा के देखें तो हम मुल्क की मईशत का कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। हम एक तरफ बात करते हैं नॉन टैक्स फाइलर्स की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान में काम नहीं करते, तो यहाँ पे वो टैक्स फाइलर्स भी नहीं है। हम उनको ट्रीट कर लेते हैं
नॉन फाइलर्स में, उनके लिए हमने पॉलिसी इस दफा ये की है कि पहले उन पे 2% टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जो मेरी नजर में नाइकॉप के ऊपर इनको इराडिकेट करने चाहिए थे। अब उनको 2% से उठा के 5% में हम ले गए, तो नेचुरली एक टैक्स का बोझ ज्यादा डाल दिया आपने। अगर खुदा ना खास्ता मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसके बावजूद पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत रखते हुए पाकिस्तान में तरसील ज़र करता है, तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या पॉलिसी कर रहे हैं कि आपने अगर कोई प्लॉट खरीदा तो खरीदने पे आपको जो टैक्स किया 5% वो अलग, अब आपने खरीद के अपने पास रखा तो आपको आपकी रेंटल इनकम तस्वर करते हुए आपको 1% उसकी वैल्यू का टैक्स किया जाएगा, और अगर आपने बेच दिया तो आपको पहले साल में 15% टैक्स करेंगे, और अगर पहले नहीं आपने 6 साल में भी कभी इसको बेचा तो आप पे भारी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। Right. ये तमाम वो चीजें हैं मैं समझता हूं जिससे आप इस बिजनेस को बाकायदा डिस्करेज कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। चलिए शाह साहब, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं।